नूरगढ़ की आजादी। नूरगढ़ एक छोटी सी रियासत थी, पहाड़ों और नदियों से घिरी हुई। जमीन उपजाऊ थी, खेत हरियाली से लबालब रहते थे, नदियां मीठे पानी से बहती थीं। देखने वालों को लगता मानो यह धरती किसी जन्नत से कम नहीं। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक गहरी अंधेरी सच्चाई छिपी थी। यहाँ की जनता गरीब और मजलूम थी। किसान दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनकी फसलें उनके घर तक नहीं पहुंचती। मेहनत का सारा फल रियासत का हुक्मरान राजन सिंह छीन लेता था। राजन सिंह अपनी शानो शौकत में डूबा रहता। उसके महल सोने चांदी से सजाए गए थे। हर रात जश्न होता, शराब बहती, नाच गाना चलता। लेकिन उसी समय गरीब जनता भूख से तड़पती। बच्चे आधे पेट भूखे सोते और औरतें आंसू बहाती। गांव के खेतों में काम करने वाले किसान फटेहाल कपड़ों में नजर आते। उनके पांव में चप्पल तक नहीं, हाथों में छाले और चेहरों पर थकान की लकीरें थीं। एक किसान अक्सर कहता, हमारी जमीन हमारी नहीं, हमारी मेहनत हमारी नहीं, हम तो बस जिंदा लाशें हैं। और सच यही था। नूरगढ़ की धरती की उपज का हर दाना, हर फल, हर अनाज राजन सिंह के गोदामों में जाता। जनता सिर्फ बचे खुचे टुकड़ों पर जीती। गांव के बच्चे सपने देखते, लेकिन भूख से उनके सपने भी अधूरे रह जाते। औरतें उम्मीद करती कि शायद अगली फसल में उन्हें थोड़ा अन्न मिल जाए, लेकिन वह भी राजन सिंह की फौज लूट लेती। गांव के बुजुर्ग कहते, हमारी जवानी राजन सिंह के जुल्म में बीती, अब हमारी औलाद भी वहीं देख रही है। क्या कभी ये अंधेरा खत्म होगा? लेकिन इस अंधेरे में कहीं ना कहीं एक चिंगारी जरूर थी। कुछ नौजवान चुपचाप बातें करने लगे थे। उनमें से एक था सालमान, जो किसान का बेटा था। उसके दिल में गुलामी का दर्द गहराई से बस चुका था। वह अक्सर कहता, जिस जमीन पर हमारा खून और पसीना गिरता है, उस पर हक हमारा होना चाहिए, किसी और का नहीं। उसके साथ ही अरमेश, मावंड और बुयाहमद आना भी उसी की तरह सोचते थे। और गांव की एक बहादुर औरत हलीमा आई थी, जो औरतों में हिम्मत जगाती थी। यही लोग आगे चलकर नूरगढ़ की कहानी बदलने वाले थे। नूरगढ़ की रातें सुंदर जरूर थीं, लेकिन उनके अंदर छुपा दर्द किसी को भी रुला देता। चांदनी में नहाई धरती एक तरफ चमकती, तो दूसरी तरफ जनता के घरों में अंधेरा छाया रहता। राजन सिंह ने अपने सैनिक पूरे गांवों में फैला रखे थे। ये सैनिक हर रात गली गली घूमते। अगर कहीं किसी किसान ने थोड़ा भी अन्न छिपा रखा होता, तो वे दरवाजे तोड़कर घरों में घुस जाते और सब छीन लेते। कभी कभी तो वे औरतों और बच्चों पर भी हाथ उठा देते। उनकी आंखों में डर और होंठों पर सन्नाटा छा जाता। एक रात की घटना लोगों को आज भी याद थी। गांव के बूढ़े रामदीन के घर में थोड़े से गेहूं रखे थे, जो उसने अपने बीमार पोते के लिए बचाए थे। राजन सिंह के सैनिकों को खबर लगी और वे रात को आ धमके। उन्होंने गेहूं छीने और जब रामदीन ने विरोध किया, तो उसे इतना पीटा कि उसकी सांसें टूटने लगीं। पोता भूखा रहा और अगले दिन मर गया। गांव की औरतें रोजाना पानी भरने या लकड़ी लाने जाती, तो सैनिक रास्ता रोकते। हलीमा अक्सर औरतों से कहती, हम डरेंगे तो ये हमें और कुचलेंगे, हमें खड़ा होना होगा। लेकिन ज्यादातर औरतें डर से खामोश रहती। उनके दिल में गुस्सा तो था, पर जबान पर ताले लगे थे। गांव के बच्चे रात को भूख से रोते। कई बार उनकी माताएं उन्हें पानी पिलाकर सुला देती, ताकि उनका पेट थोड़ा भरा महसूस हो। यह रोना गांव के कोने कोने में गूंजता था, मानो पूरी धरती कराह रही हो। ऐसी ही एक रात सालमान खेत में खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। उसके हाथों में मिट्टी थी और आंखों में आंसू। उसने धीमी आवाज में कहा, या खुदा, कब तक तेरी बंदगी करने वाले ऐसे जालिमों के हाथों पीड़ित रहेंगे? मैं कसम खाता हूं कि अब और चुप नहीं बैठूंगा। उसके शब्द हवा में गूंजे और पास खड़े रमेश और अहमद ने उसकी मुट्ठी पकड़ ली। रमेश बोला, अगर मौत भी आ गई, तो भी ये मौत गुलामी की जिंदगी से बेहतर होगी। अहमद ने सिर झुकाकर हामी भरी। धीरे धीरे गांव के कुछ नौजवान उनके साथ जुड़ने लगे। हर अत्याचार, हर लूटा हुआ घर, हर भूखा बच्चा उनकी आंखों में आग बनकर जलता। वे छुपकर बैठकें करने लगे, कभी किसी पेड़ की छांव में, कभी सुनसान खेतों में। उनकी चर्चा सिर्फ एक ही थी, इस जुल्म को कब और कैसे खत्म किया जाए। लेकिन नूरगढ़ की जनता के हालात और भी बदतर होते चले गए। हर नए कर के साथ किसान और गरीब लोग और गहरे गुलामी की जंजीरों में जकड़े जाते।
अब हालात ऐसे हो गए कि लोग अपनी भूख और दुख को दबाकर भी नहीं रह पा रहे थे। एक दिन सालमान ने अपने साथियों रमेश और अहमद को बुलाया। वे तीनों गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिले। सालमान बोला, भाइयों, अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ रोने और सहने वाले लोग न रहें। अगर हम खड़े नहीं होंगे तो हमारी आने वाली नस्लें भी ऐसे ही मरेंगी। रमेश ने उसकी आंखों में देखा और कहा, लेकिन हमारे पास हथियार कहां हैं? और अगर सिपाहियों ने पकड़ लिया तो हमें मार डालेंगे। सालमान ने गहरी सांस ली। सही कहा रमेश, लेकिन हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता है। अगर पूरा गांव खड़ा हो जाए तो राजन सिंह की फौज भी हमें नहीं दबा सकती। सालमान, रमेश और अहमद ने हिम्मत करके सैनिकों के गोदाम पर धावा बोला। यह गोदाम गांव से दूर था और वहां अनाज भरा पड़ा था। उन्होंने कुछ किसानों की मदद से चुपके से बोरे निकाले और भूखे लोगों में बांट दिए। जब बच्चों ने कई दिनों बाद रोटी खाई तो उनकी आंखों में चमक आ गई। माताओं ने दुआएं दी। यह छोटा सा काम जनता के दिलों में उम्मीद की पहली किरण बन गया। इसी दौरान हलीमा ने औरतों को इकट्ठा किया। उसने कहा, जब तक हम अपने पतियों, भाइयों और बेटों को लड़ने नहीं देंगे, ये जालिम हम सबको कुचलते रहेंगे। हम औरतें भी पीछे नहीं हटेंगी। अगर जरूरत पड़ी तो हम भी डंडा और पत्थर उठाएंगे। उसकी बातें औरतों के दिलों में उतर गईं। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि वे सिर्फ आंसू बहाने के लिए पैदा नहीं हुई। गांव के बूढ़े, जवान और औरतें सब तैयार होने लगे। अब लोग सैनिकों से डरने के बजाय उन्हें घूर कर देखने लगे। राजन सिंह के आदमियों को भी लगने लगा कि हवा बदल रही है। राजन सिंह को जब खबर लगी कि जनता में बगावत पनप रही है तो उसने अपने खास मंत्री से कहा, इन गरीबों को कुचल दो, इससे पहले कि ये आग फैल जाए, इन्हें राख कर दो। मगर राजन सिंह नहीं जानता था कि जनता अब मौत से भी नहीं डरती। उनके दिलों में आजादी की चिंगारी जल चुकी थी और यह जल्द ही शोला बनने वाली थी। नूरगढ़ की हवा अब बदल चुकी थी। लोग समझ चुके थे कि अगर वे संगठित हों तो राजन सिंह और उसकी सेना को चुनौती दे सकते हैं। हर गली कूचे, हर खेत और हर चौपाल पर अब सिर्फ एक ही चर्चा होती थी, जुल्म कब तक सहना है। सालमान, रमेश और अहमद ने ठान लिया कि अब सिर्फ बातें नहीं होंगी बल्कि कार्रवाई होगी। उन्होंने गांव के नौजवानों को छोटे छोटे दलों में बांट दिया। कोई रात में सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखता, कोई खेतों में छिपे अनाज का हिसाब रखता, तो कोई औजारों को हथियार की शक्ल देने में जुटा था। गांव की औरतें भी पीछे नहीं रहीं। हलीमा ने उनकी टोली बनाई। उन्होंने तय किया कि जरूरत पड़ने पर वे भी पत्थर, डंडे और जलते हुए मशाल उठाएंगी। हलीमा बोली, हम अब सिर्फ आंसू बहाने वाली नहीं रहेंगी। अगर हमारे बच्चे भूखे हैं तो लड़ाई में हमारा भी हक है। एक अंधेरी रात को सालमान और उसके साथियों ने योजना बनाई। सैनिकों का एक छोटा जत्था अनाज की गाड़ियों के साथ गांव से गुजरता था। यही सही मौका था। सालमान और रमेश ने रास्ते में बड़े बड़े पत्थर गिराकर गाड़ियों को रोक दिया। सैनिक कुछ समझ पाते, इससे पहले ही ऊपर से पत्थरों और जलती मशालों की बरसात शुरू हो गई। सालमान गरज कर बोला, अब और नहीं सहेंगे जुल्म। ना टकराव और बलिदान सैनिकों ने तलवारें खींच लीं और भिड़ गए। किसानों के पास हथियार तो कम थे, मगर उनकी आंखों में आग और हाथों में ताकत थी। रमेश ने लकड़ी के डंडे से एक सैनिक को गिरा दिया। अहमद ने फावड़े से दूसरे को घायल कर दिया। लड़ाई छोटी थी लेकिन असर गहरा था। इस भिड़ंत में गांव का एक जवान मुनव्वर शहीद हो गया। आखिरी सांस में उसने मुस्कुराते हुए कहा, डरना मत, ये तो बस शुरुआत है। उसकी कुर्बानी ने सबके दिलों में आग भर दी। जब यह खबर राजन सिंह तक पहुंची तो वह बौखला उठा। उसने फौरन आदेश दिया, इन गद्दारों को सबक सिखाओ, वरना और गांव भी उठ खड़े होंगे। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। डर टूटा था और उम्मीद जग चुकी थी। जनता जान गई थी कि अगर एकजुट होकर खड़े हो जाए तो सबसे ताकतवर दुश्मन भी डगमगा सकता है। भले ही कुछ लोग घायल हुए, कुछ घर जलाए गए, लेकिन पूरे गांव में यह संदेश फैल चुका था, हम कमजोर नहीं, हम एकजुट हैं। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि आजादी सिर्फ सपना नहीं बल्कि हकीकत भी बन सकती है। नूरगढ़ की धरती पर अब एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। पहली भिड़ंत ने जनता के दिल से डर मिटा दिया था।
लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। आजादी का हर कदम कुर्बानियों से भरा हुआ था। मुनव्वर की शहादत पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। उसकी मां ने जब बेटे का पार्थिव शरीर देखा तो आंसू रोककर बोली, मेरा बेटा झाया नहीं गया, उसका लहू आजादी की मिट्टी को सींचेगा। उसके शब्दों ने औरतों और मर्दों दोनों के दिलों में गहरी चोट की, मगर साथ ही हिम्मत भी दी। लोग कहने लगे, अगर मुनव्वर मरकर भी हमें हिम्मत दे सकता है तो हम जीकर क्यों न लड़ें। अब हालात ऐसे हो गए कि हर घर किसी न किसी रूप में इस जंग का हिस्सा बन चुका था। बूढ़े लोग सलाह देते, औरतें रोटी और पट्टियां तैयार करती, बच्चे भी चौकसी करते और जब सैनिक आते दिखते तो दौड़कर खबर देते। गांव का हर कोना अब एक मजबूत किले में बदल रहा था। राजन सिंह की सेना ने जनता को डराने के लिए कई गांवों में आग लगाई। जो विरोध करता उसे पेड़ों से बांधकर पीटा जाता। एक दिन उन्होंने गांव के बुजुर्ग रामदीन को पकड़कर सबके सामने सजा दी। रामदीन दर्द से कराहते हुए भी चिल्लाए, जालिम चाहे जितना कर लो, ये धरती अब जाग चुकी है। उसकी यह पुकार सबके दिलों में हथौड़े की तरह गूंज गई। सालमान ने अपने साथियों से कहा, हमारे खून से ये मिट्टी लाल हो रही है, लेकिन याद रखो, यही लहू हमारी आने वाली पीढ़ियों को आजाद हवा देगा। उसकी बातें सबके दिलों में बस गईं। रमेश ने जवाब दिया, अगर मौत भी आएगी तो हम मुस्कुराकर गले लगाएंगे। हलीमा ने औरतों का हौसला और बढ़ा दिया। उसने कहा, हम भी इस जंग में बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर हमारे मर्द लड़ रहे हैं तो हम भी उनके पीछे खड़ी हैं। जरूरत पड़ी तो हथियार हम भी उठाएंगी। और सच में कई औरतों ने हथियार थामे और मोर्चे पर डटने लगी। हर दिन कोई न कोई अपना खून बहाता, कोई अपनों को खोता, लेकिन इन बलिदानों ने आंदोलन को और मजबूत कर दिया। किसी मां ने बेटा खोया तो वह दूसरी औरतों को हिम्मत देने लगी। किसी भाई की मौत हुई तो दूसरा भाई दुश्मन के खिलाफ तलवार उठाने खड़ा हो गया। बच्चे अनाथ हुए तो पूरा गांव उन्हें अपने बच्चे की तरह पालने लगा। अब आजादी महज सपना नहीं रही, यह सबके खून में दौड़ने लगी थी। राजन सिंह बेचैन हो उठा। उसने अपने मंत्री से कहा, इन किसानों की हिम्मत टूट क्यों नहीं रही? जितना दबाओ उतना ही ये उठ खड़े होते हैं। मंत्री ने डरते हुए जवाब दिया, महाराज, ये अब सिर्फ किसान नहीं रहे, ये एक ज्वालामुखी बन चुके हैं। नूरगढ़ की गलियों में अब सिर्फ दो ही आवाजें गूंजती थीं, आजादी और बैठता जुल्म के खिलाफ। सालमान और उसके साथी अब सिर्फ छोटे हमलों तक सीमित नहीं रहे। उनकी चुप्पी अब तूफान में बदल चुकी थी। गांव-गांव से लोग जुड़ने लगे। बूढ़े, जवान, औरतें और यहां तक कि बच्चे भी अपने अपने तरीके से इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे थे। सालमान ने गांव के चौपाल में एक सभा बुलाई। वहां चारों ओर मशालें जल रही थीं और सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। सालमान ने ऊंची आवाज में कहा, भाइयों और बहनों, अब वक्त आ गया है कि हम जुल्म की जंजीरों को तोड़ डालें। अब हम छुपकर नहीं लड़ेंगे, खुलकर भिड़ेंगे। लोगों ने हाथ उठाकर उसका साथ दिया। औरतों ने मंगल गीत की तरह नारे लगाए। बच्चों ने भी पत्थर और लाठियां उठा लीं। राजन सिंह ने इस उठती आंधी को रोकने के लिए अपनी बड़ी टुकड़ी गांव की ओर भेजी। ढोल और नगाड़ों की आवाज के साथ सैनिक गांव में दाखिल हुए। तलवारों की चमक और घोड़ों की टाप से धरती कांप उठी। लेकिन इस बार जनता पीछे नहीं हटी। खेतों से किसान निकल पड़े। औरतों ने छतों से उबलता पानी और पत्थर बरसाए। बच्चे गलियों में शोर मचाकर सैनिकों को भटकाने लगे। गांव की तंग गलियां सैनिकों के लिए जाल बन गई। सालमान ने तलवार संभाल ली। रमेश ने ढाल उठाई। अहमद ने भी अपने हाथ में भाला कसकर पकड़ लिया। गर्जना हुई और दोनों पक्ष भिड़ गए। लाठियों और तलवारों की टकराहट से चिंगारियां उड़ने लगीं। गांव की औरतें पीछे खड़ी होकर घायल किसानों को खींच ले जाती और फिर अपने पतियों और बेटों को वापस मोर्चे पर भेज देती। कई जवान गिरे। रमेश की बांह पर गहरी चोट आई, लेकिन उसने एक सैनिक को धराशायी कर दिया। अहमद ने 3 सैनिकों से अकेले मुकाबला किया। हलीमा ने घायल सालमान की पट्टी बांधी और कहा, अगर तू गिरेगा तो पूरा गांव गिरेगा, खड़ा रह सालमान। सालमान ने दर्द सहते हुए फिर से तलवार उठाई। उसकी आवाज आसमान तक गूंज गई, हम मरेंगे लेकिन गुलाम नहीं रहेंगे। घंटों चले संघर्ष के बाद
सैनिक थक कर पीछे हटने लगे। उन्हें समझ आ गया कि ये अब वो डरे सहमे किसान नहीं हैं, बल्कि आजादी के दीवाने हैं। गांव के लोग जीत की खुशी में नारे लगाने लगे।